नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज एक खास चर्चा हम करने वाले हैं कि अभी तक का जो संग्राम सजा है उसमें जो मुकाबला है वो किस किस पार्टी में है। कुछ समाजवादी पार्टी की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, विजय यात्रा चल रही है और जो मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हो रहे हैं। बड़ी संख्या में दूसरी पार्टियों के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। इसलिए जो समीक्षा है वो यही कही जा रही है कि जो मुख्य मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। इधर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी एक नए मुद्दे को लेकर के, नई सोच को लेकर के जगह जगह कार्यक्रम कर रही हैं, महिलाओं से बात कर रही हैं, खास तौर से जो महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है। और बड़ा अजीब सा लगा सलमान खुर्शीद जैसे बड़े नेता और उनकी बातचीत से लगा कि वो जो वर्तमान माहौल है, राजनीतिक माहौल, उससे निराश हैं और उस निराशा के बीच में प्रियंका गांधी जो प्रयास कर रही हैं उनसे किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए हैं और उन्हें लगता है कि जो कुछ प्रियंका जी कर रही हैं उससे कुछ ना कुछ चमत्कार होने वाला है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या प्रियंका गांधी कुछ कर पा रही हैं या यूपी में आकर के फंस गई हैं। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले गए हैं जब इतना महत्वपूर्ण चुनाव है। उसका भी जवाब सलमान खुर्शीद ने यही दिया था कि उत्तर प्रदेश उन्होंने प्रियंका के हवाले कर दिया है और प्रियंका जी लगी हैं और उनके मेहनत से, उनकी जिस तरह से वो कड़ी मेहनत कर रही हैं उससे चमत्कार की उम्मीद है। तो क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आकर के फंस गई हैं या उनके प्रयासों का कोई रंग दिख रहा है, ये चर्चा का विषय रहेगा और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पीछे जो चीजें हम पता कर पाए हैं वो ये है कि जो प्रियंका गांधी के प्रयास हैं और जिस शक्ति से उन्होंने यहाँ काम शुरू किया है उससे बदलाव तो आया ही है। और एक दुष्प्रचार किसी के बारे में हो जाए कि कोई संगठन नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, वो दुष्प्रचार अपनी जगह पर है। लेकिन जिस पार्टी की जिला कमेटी नहीं होती थी, जिला कार्यालय नहीं होते थे, वहां निचले स्तर तक कहीं ना कहीं कमेटियां बनी हैं और हमें बता रहे थे कि ब्लॉक स्तर तक के कार्यालय खुले हैं, ब्लॉक कार्यालयों के उद्घाटन कराए गए हैं और बाकायदा जो पैटर्न भाजपा में था किस समय, वहां से पार्टी कार्यालय से ये फोन कर करके जानकारी की जाती है, मैचिंग की जाती है कि वास्तव में जो पदाधिकारी बनाए गए हैं वो धरातल पर हैं कि नहीं है। और यही सबसे बड़ी कमजोरी है। भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं से बात हुई वो भी ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी मेहनत तो बहुत कर रही हैं लेकिन कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, कांग्रेस कुछ कर नहीं पाएगी, कांग्रेस के पास कुछ कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस मुकाबले में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की बात कर करके मामले को टाल देते हैं। तो आज हम यही सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि क्या अभी तक की क्या समीकरण निकल करके आए हैं। क्या मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा में ही सिमट गया है या कांग्रेस कहीं लड़ाई में है या नहीं है। कांग्रेस की जो महासचिव है प्रियंका गांधी, उनके प्रयास कितने कारगर हो रहे हैं। क्या जो महिलाओं की भागीदारी का मामला है उसका कुछ रंग दिख रहा है, महिलाओं में जागरूकता आई है, महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर पहुंच रही हैं, कांग्रेस से टिकट मांगने की बात कर रही हैं। ऐसा कुछ अगर है या बिल्कुल यही स्थिति है कि प्रियंका गांधी यहाँ फंस गई हैं, आकर के कुछ कर नहीं पा रही हैं उनके चुनाव। क्योंकि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो एक आधे दो महासचिव थे उत्तर प्रदेश में और उसके बाद में भी जब केवल आधा क्षेत्र था प्रियंका गांधी के पास में तो उनके क्षेत्र में बहुत अच्छा कुछ रिजल्ट आया नहीं था। अब इस बार पूरा उत्तर प्रदेश उनके जुम्मे है और नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ वो काम कर रही हैं और उसके
दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी है, वहाँ वही पारंपरिक लड़ाई है, जातियों के समीकरण है, जातियों के जोड़ तोड़ है, और उसके बीच में एक नई सोच के साथ एक नया मोड़ ला करके प्रियंका गांधी ने लड़ाई शुरू की है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आज कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य कन्नौज से जुड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे, भाजपा के नगर अध्यक्ष। ये दोनों साथी बात करेंगे और इन्हीं सारे बिंदुओं पर बात करेंगे कि क्या लग रहा है कि प्रियंका गांधी के आने से, विवेक जी आपसे ही शुरू करते हैं, कि क्या प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस में कुछ बदलाव दिख रहा है, या जो दुष्प्रचार है कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, वो दुष्प्रचार पार्टी को कहीं नुकसान पहुंचा रहा है और उसके आगे आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जो एक बड़ी रेखा खींच दी है, उसके मुकाबले आप कहीं खड़े नहीं हो पा रहे हैं, और एक संदेश चला गया है कि इस चुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। वेद जी। उत्तर प्रदेश एक रणनीति के तहत ये इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उसमें दो तरह के बात है। एक तो कांग्रेस के प्रति दुष्प्रचार का, और दूसरा है जो आप कह रहे हैं, जो अखबारों में दिखाया जा रहा है और जिस तरीके से एक दूसरे पे वार करके धार दी जा रही है मुद्दे को, ये एक सुनियोजित रणनीति के तहत है कि सपा और भाजपा की ये लड़ाई है, ये एक लड़ाई बनाई जा रही है। और इसको अगर थोड़ा सा आप देखें तो, और इसका एक बीच में कह रहा हूँ कि अगर आप जनता के बीच जाएं तो जनता में एक कांग्रेस को लेके बड़ा उत्साह है। एक ये हमारे पक्ष में सकारात्मक बात है। दूसरा, जो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है प्रियंका जी के आने के बाद से, उससे लगता है कि उत्तर प्रदेश में माननीय जी के नेतृत्व में कांग्रेस एक नई इबारत लिखेगी। और आप याद करिए कि जिस तरीके से अटल जी के टाइम में शाइनिंग इंडिया की बात थी, जैसे आजकल अच्छे दिन की बात हुई, तो शाइनिंग इंडिया का हश्र क्या हुआ था, तो आज वो उस तरीके से एक जो बात कही जा रही है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जनता ने ये देख लिया है कि पिछले 32 सालों में अगर अधिकतर समय रहा है तो भाजपा ने शासन किया यहाँ पे, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से रहा हो या अप्रत्यक्ष रूप से रहा हो। चाहे माननीय मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया हो भाजपा ने, चाहे बसपा की मायावती जी को बनाया हो, लेकिन पर्दे के पीछे भाजपा ही रही। और आज उत्तर प्रदेश जो इन 32 सालों में बेहाल हुआ है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार भाजपा है। आज प्रदेश की जनता को, शेखर साहब, ये फर्क नहीं लग रहा है कि ये शासन सपा का है या भाजपा का है। आज देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको भाजपा सत्ता में आने के पहले सपा के लिए कहते थे, लेकिन जब सत्ता उनको मिल गई तो उसके बाद वो भी उसी लाइन पे चल रहे हैं। आज इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश करेगा। अगर कल को सपा आती है तो उनके सामने एक अब रोल मॉडल भाजपा का हो गया, तो उन्होंने भी ऐसे किया था। आज देखिए कि अवैध खनन की बात हो, या नौकरियों के लेके युवाओं के संग छलावे की बात हो, या आप देखिए कि ये कानून व्यवस्था की बात हो, या भ्रष्टाचार की बात हो। आप देखिए हर दफ्तर में इन 5 सालों में भ्रष्टाचार बढ़ा है। चाहे वो आप कोर्ट में देख लीजिए, चाहे कि नगर पालिका स्तर से लेके हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसमें कोई भी बात। और दूसरी बात, अभी कन्नौज की बात आप ले लें, नोटबंदी हो या जीएसटी हो, इसके भी उत्तर प्रदेश ने खामियाजा भुगता है। आज नोटबंदी में ये दावा किया गया था कि सारा काला धन वापस आ जाएगा। आज जो छापों में काला धन मिल रहा है, ये काला धन कहाँ कैसे रुक गया? ये इसकी नोटबंदी की जिम्मेदार कौन लोग हैं? ये तो ये उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार का ये प्रमाण है। ये तो आज जनता बिल्कुल जान चुकी है कि इन 32 सालों में भाजपा, सपा या बसपा का जो रहा है, लेकिन इसके पीछे मेन जो थे भाजपा थी। आज जनता इससे उब चुकी है और इस बात को भाजपा के लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए एक रणनीति के तहत ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि कांग्रेस का संगठन नहीं है,
नेता के लिए हमारे तमाम इधर उधर की बातें कही जा रही हैं, लेकिन आम जनता के बीच आप जाके देखिए जो उत्साह है, जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वो इस बात का साफ दे रहा है कि जनता अब इन 32 सालों के कुशासन से ऊब चुकी है। विकास जी, क्या लग रहा है, कुछ परिवर्तन है क्या? निश्चित तौर पर परिवर्तन है, और परिवर्तन है उम्मीदों और आकांक्षाओं का। उत्तर प्रदेश अब उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रदेश बन चुका है। ये बात हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरी है। कोई बात नहीं, कि वही उत्तर प्रदेश है जहां उनके सहयोग से सरकारें चली, और सरकारें चलने के बाद इस उत्तर प्रदेश की क्या दुर्गति हुई ये हम सब जानते हैं। अपराधों के मामले में हो, चाहे जमीनों के कब्जे के मामले में हो, चाहे अन्यत्र कई विषय रहे हों। दूसरी चीज, मैं कांग्रेस प्रवक्ता से बड़ा हैरान हूं। आपने एक कहावत सुनी होगी, 9 नगद 13 उधार। तो कांग्रेस पार्टी का यही फंडा है, और फंडामेंटल दिक्कतें हैं कांग्रेस के साथ, जिसकी वजह से प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी गांधी आ जाए, समझने का प्रयास करिए, किसी भी प्रकार से कांग्रेस संगठन को दुरुस्त नहीं कर सकता। उसका रीजन है कि आपका कार्यकर्ता डिमोरलाइज है। जब तक आपका कार्यकर्ता डिमोरलाइज रहेगा, तब तक आप संगठन को नहीं उबार सकते। दूसरी बड़ी बात, आप ये समझिए कि कांग्रेस केवल और केवल 6 महीने काम करती है। जब चुनाव आता है तब इसी उत्तर प्रदेश में आप काम करने चले जाते हैं। तब आपको कार्यालय हो, चाहे जिले पे कार्यालय हो, चाहे प्रतिज्ञा यात्रा हो, चाहे फला यात्रा हो, मतलब दुनिया भर का तमाम प्रोपोगंडा आपको चुनाव के टाइम पे याद आता है। लेकिन कोरोना जैसी महामारी निकल गई, इस उत्तर प्रदेश में कभी प्रियंका गांधी दिखी नहीं मुझे। आप सबको दिखी हो तो मुझे बताइएगा, लेकिन इस उत्तर प्रदेश में माननीय प्रियंका गांधी, बहन प्रियंका गांधी नहीं दिखी। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। दूसरी बड़ी चीज कांग्रेस को लेके बड़ी हैरत करती है, वो ये, आपने इस देश में कई कई बरस शासन किया है, और कई कई बरस शासन के बाद आप एक बार भी ये मानने को तैयार नहीं होते हो कि हमसे आखिर इतनी बड़ी कौन सी गलती हुई कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आज 32 सालें हो गई हैं और आपको बहुमत तो छोड़िए, मुख्य विपक्षी दल बनने लायक भी नहीं छोड़ा। आप दिन प्रतिदिन आपका वोट ऑफ परसेंटेज गिरता चला जा रहा है, सीटें गिरती चली जा रही हैं। आखिर कब तक इस जनता को छलेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को मूर्ख बनाएंगे। दूसरी चीज, अभी आपने सलमान साहब का जिक्र किया। सलमान साहब नेता नहीं है, सलमान साहब ब्रांड एम्बेसडर है। मुझे लगता है कि मैं उन्हें अगर ब्रांड एम्बेसडर कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो मुस्लिमों के ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो किसी भी प्रकार के जनता के नेता नहीं है, और इसी कारण कांग्रेस उन्हें कंटिन्यू ओवलाइज करती जा रही है। और उसी का कारण है कि जिस व्यक्ति को इतना बड़ा केंद्र में मंत्री रहा हो, 5वें नंबर का मंत्री, 3रे नंबर का मंत्री रहा हो केंद्र सरकार में, और फर्रुखाबाद को ढेला नहीं मिला। आप समझिए, चूजे बेचने को व्यापार कह दिया मान्यवर ने। जो एक फैक्ट्री लगाई थी, हेलीकॉप्टर से उड़ के उनके मित्र आए थे और हेलीकॉप्टर से बड़ा जोर शोर से स्वागत किया गया था। आज सारे कांग्रेसी फर्रुखाबाद के मिलकर के अगर उस फैक्ट्री की ईंटें भी मुझे ढूंढ के दिखा दें तो मैं वो हार जाऊंगा, फैक्ट्री तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे लगता है कांग्रेस का यही चाल है, यही चरित्र है और यही चेहरा है। तीसरी चीज, परिवारवाद। मैं हमेशा से कहता हूं कि कांग्रेस कभी लड़ती हुई दिखाई नहीं देती है, क्योंकि परिवारवाद में घिरे हुए लोग कभी नहीं लड़ते हैं, क्योंकि ये परिवार से ही जब नहीं लड़ पाए तो जनता के हितों के लिए क्या ही लड़ेंगे, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। एक बड़ा मुद्दा इनके साथ में है, आप समझिए, एक सदर विधानसभा सीट है। सदर विधानसभा सीट का मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं। यहां मुझे ये बताइए कि लास्ट टाइम कांग्रेस से परिवारवाद से हटके किस प्रत्याशी को कांग्रेस ने दम से लड़ाया हो। जो इस फर्रुखाबाद की कांग्रेस में नुमाइंदगी करते हैं माननीय सलमान साहब, क्या मुझे बताएंगे कि उन्होंने अपने अलावा इस फर्रुखाबाद में कौन सा ऐसा नेता है कांग्रेस का जो 5000 वोट लाने की हैसियत रखता हो किसी विधानसभा में? किसी विधानसभा में नहीं रखता। यही तो मैं कहता हूं कि ये परिवारवाद से ग्रसित पार्टियां हैं, यहाँ किसी का कोई भला नहीं होता। मुझे तो तरस आता है इन सबके कार्यकर्ताओं के ऊपर, चाहे वो किसी जाति वर्ग के हो। मुझे बहुत तरस आता है ये कांग्रेस के जैसे कार्यकर्ताओं के ऊपर। बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, कब तक उन्हें आप सब नेता कांग्रेस के मूर्ख बनाते रहेंगे? कभी तो उन्हें आगे बढ़ने का मौका दीजिए, कभी तो उन्हें कोई ऐसा आश्वासन मिले केंद्र की तरफ से, 40% महिलाओं को टिकट देंगे। लेकिन किन्हें देंगे कि साहब फला सलमान साहब की पत्नी को मिलेगा तो वो हो गई महिला साहब। तो वो इस तरीके की चीजें निकल के आएंगी कि साहब उन्हें प्रियंका गांधी आ गई तो वो साहब उन्हें उसी गांधी परिवार की परिवाटी है, वो भी एक महिला हो गई। तो ठीक है, एक सामान्य महिला को आगे बढ़ाइए। है हिम्मत कांग्रेस में? नहीं है। ये छोटी छोटी विषय है कांग्रेस के। तो कांग्रेस, तो मुझे लगता है कांग्रेस स्वयं इसकी जिम्मेदार है कि आज उस पर कोई भी दल फाइट में तो छोड़िए, राजनीति के लायक भी समझने का प्रयास नहीं करता। आप एक सर्वे करा लीजिए जिसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस को अगर आप रख देंगे
तो कोई भी आदमी उस सर्वे को करना भी पसंद नहीं करेगा। इतनी कांग्रेस के प्रति निगेटिविटी जनता में है, तो कांग्रेस का कहीं कोई आधार नहीं बचा है। दूसरी चीज आप विषय समझिए, पूरे टाइम 5 साल उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस भाजपा से तो लड़ती नजर आई, लेकिन ना कोरोना से लड़ी, ना सपा से लड़ी। यही सपा है ना, सपा को लेकर के अपना नजरिया नहीं स्पष्ट करते हैं। तो कांग्रेस में कुछ टेक्निकल खामियां भी हैं। आप समझिए, राजनीति जब आप करते हो तो आपका अपना विजन होता है, अपना मिशन होता है। कांग्रेस उधार का मिशन है, उधार का विजन है। मैं हमेशा से कहता हूं कांग्रेस उधार की पार्टी है। उधार की पार्टी कभी भी ऐसे नहीं चल सकती है, इस तरीके की चीजें नहीं चलती हैं, क्योंकि इनका विजन भी उधार का है, इनकी पार्टी भी उधार की, और इनके नेता भी उधार के। नेता इसलिए उधार के हैं कि आपको मालूम होगा, मैं बहुत इतिहास में नहीं जाऊंगा वरना मुझे आरोप लगेंगे कि मैं इतिहास में चला जाता हूं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि भाजपा मुद्दों से हट के बात करने का इनका पुराना एक वो है, मुद्दे पे ये बात कभी नहीं करते हैं। और ये इनका दोष नहीं है, ये तो ऊपर से ये हो रहा है। अभी देखिए 28 तारीख को कानपुर प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने भ्रष्टाचार के मेट्रो देखे गए। 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जब आए तो इस कानपुर को मेट्रो देखे गए हैं। आपके जब मान्यवर आते थे तो जो फैक्ट्री देखे गए हैं उसकी ईंटें ढूंढवा लेना कभी किसी कांग्रेसी, फर्रुखाबाद के किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता से, अगर मिल जाए मुझे अवगत करा देना। पूरी बात देखिए, आज तो एक है, एक बात सुनिए पूरी, उसके बाद जवाब दीजिए। हम एक एक बात आपकी जवाब दे रहे हैं। मुद्दों से हट के इनकी बात करने का सगल है। और आज जिस तरीके से मुद्दों से हट के कन्नौज के इत्र सुगंध की दुर्गंध की बात करी जा रही है, ये सब कहीं कहीं इनका मुद्दों से हटाने की बात है। उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने की बात थी। प्रधानमंत्री जी तो हवाई जहाज से आते हैं 9,000 रुपए के, उन्हें क्या मालूम कि जनता किस तरीके से गड्ढे उसको झेलने पड़ते हैं रोज की जिंदगी में। ये दूसरी बात, एक बात कही कि कार्यकर्ताओं के मनोबल, एक पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, कार्यकर्ताओं के मनोबल की बात आपने कही कि कांग्रेस, मैंने पहले ही अर्ज किया था शेखर साहब कि जनता के बीच अगर आप जाएं तो जनता में कांग्रेस के प्रति एक उत्साह है और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। आज कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है प्रियंका जी ने आने के बाद से। वो शायद इनके चश्मे का दोष है, इनके नंबर का दोष है, इन्हें सब दिखाई नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात, कहते हैं कि कांग्रेस केवल चुनाव के समय करती है। ये तो भाजपा की मुद्दा है कि भाजपा इतने दिनों से विकास और ये वो तमाम लंबी फेरियत गिनाती है, लेकिन जब चुनाव लड़ने के नंबर आता है तो वही हिंदुस्तान पाकिस्तान, वही हिंदू मुसलमान, वही राम मंदिर, वही 370, ये उसी पे इनका एजेंडा तय हो जाता है। तो ये इनका कहना अपने नजरिए से सही है। रही बात कांग्रेस के मौके पे काम करने की, तो कांग्रेस, मैं याद दिला दूं, पिछले 2 सालों से माननीय प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में जनता के लिए सड़कों पे संघर्ष कर रही हैं, जबकि आपके पुराने सहयोगी बसपा और सपा ये कमरों में बैठ के प्रश्न नोट की राजनीति कर रहे थे। कांग्रेस उस समय से, अब कोरोना की बात आप कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को मालूम है कि किस तरीके से माननीय प्रियंका जी ने लंच पैकेट से लेके, खाने से लेके, और प्रवासी मजदूर जिनके आपके प्रधानमंत्री को संख्या नहीं मालूम है कि कितने मजदूर मर गए, कितने बच्चे मर गए, कितनी उनकी वृद्ध महिलाएं मर गईं, ये संसद में कहते हैं हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है। ये आपका गरीबों मजलूमों के प्रति आपका दृष्टिकोण, नजरिया है। उनके लिए 1,000 बसों की व्यवस्था इन्हीं माननीय प्रियंका जी ने कराई, पूरे देश ने देखा। और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उस आपदा में भी गरीबों के साथ ये न्याय किया कि 1 घंटे में बसें सारी तस्दीक कर ली। अभी आप अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने जाइए तस्दीक कराने के लिए, तो उसमें हफ्तों ले लेते हैं। 1,000 बसें उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 घंटे में तस्दीक करा ली और बता दिया कि सब ये स्कूटर हैं और मोटरसाइकिलें हैं ये। जबकि माननीय प्रियंका जी ने यहाँ तक कहा कि आप इनमें, योगी जी, अपने झंडे लगा दीजिए भाजपा के, अपने बैनर लगा दीजिए, लेकिन इन प्रवासी मजदूरों का क्या दोष है, इनको इस बस में बैठा के इनके घर तक जाने दीजिए। लेकिन योगी जी का दिल बाबा का फिर भी नहीं पिघला इसके ऊपर। दूसरी बात आप करते हैं लोकतंत्र की बात। लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। आप कहते हैं 32 सालों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को, ये इसलिए हुआ कि आपने
जाति और धर्म की राजनीति के आप पितामह रहे। आपने भाजपा ने कभी खुद सत्ता चलाई, कभी सपा को बना दिया। सन 92 में कार सेवकों पे गोली चलाने के लिए आपने इतना करते हैं और उन्हीं को आप गद्दी बैठा देते हैं 2003 में। तो ये तो आपका दोहरा चरित्र है। ये मायावती को आप करते हैं, पहले आप उनको कुर्सी बैठाते हैं, फिर हटाते हैं उनको, है। तो आपने उत्तर प्रदेश से सब देखा है ये। और एक उत्तर प्रदेश का ये समझिए कि 32, इसलिए उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म की राजनीति की जिम्मेदार, और अगर इसकी कोई पितामह है तो वह भाजपा है। आज उसकी वजह से कांग्रेस की बात थोड़ा बोलिए। हाँ, लोकतंत्र कमजोर हुआ। आज जिस तरीके से जातिवाद का खेल चल रहा है, जिसको आपके संरक्षण में सपा और बसपा आगे है, इसको इस वजह से उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र कमजोर हुआ, उत्तर प्रदेश बेहाल हुआ। और कांग्रेस तो एक वो पार्टी है जो समग्रवाद की और बहुलतावाद की पार्टी है, सारे जात धर्म को साथ लेने वाली है। उसने कभी जाति धर्म नहीं देखा। और भाई साहब भाषण नहीं है, एक मिनट सुन लीजिए भाई साहब, एक मिनट सुन लीजिए, भाषण नहीं है, सुन लीजिए धैर्यपूर्वक सुन लीजिए, धैर्यपूर्वक सुन लीजिए। हमें है, अरे भाई साहब शांत डिबेट है ना। मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ चीजें बोलते बोलते बोल जाते हैं, लेकिन उन्हें ये चीज समझ में नहीं आती है कि सपा और बसपा के साथ कैसे उन्होंने जुगलबंदी करके केंद्र में सरकारें चलाई हैं, ये पूरा देश जानता है। पहली बात। अब रही दूसरी बात, कोई बात नहीं, यहाँ भी हमने नहीं चलाई, हमने कभी नहीं चलाई। आप समझने का प्रयास करिए। हमने कभी मुलायम सिंह यादव जी को कभी हमने आगे नहीं बढ़ाया, कभी हमने अखिलेश यादव जी को आगे नहीं बढ़ाया। सुनिए, 1-2-1 है तो उन्हें सुन लीजिए। एक निवेदन है आपसे, जब 1-2-1 है तो उसे खराब मत करिए। जो श्रोता सुने तो उन्हें लगे कि कांग्रेस एक सुलझा हुआ दल है, समझदार दल है। मुझे लगता है कि थोड़ा धैर्य पूर्वक सुन लीजिए, 2 मिनट मुझे सुन लीजिए। अब एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती है कि अभी इन्होंने कहा है कि इंडिया साइनिंग का भी उदाहरण दिया। हम 2014 में सरकार में आए और 2017 में हमने उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। उसके बाद हम 2019 में पुनः केंद्र में आए और पिछली बार से बड़े बहुमत के साथ आए। ये सिद्ध करता है इस बात का कि हमारे विजन और मिशन और हमारी जो इच्छा शक्ति है उस पर देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई। पहला विषय समझिए आप। दूसरा विषय, हमें आप एक बात बताइए, बसों की बात की, अभी दुनिया भर की बात की। पहली बात तो आप ये समझिए कि आजकल सारी चीजें ऑनलाइन है, 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, आपके खट से हाथ में आ जाता है कि ये बस है, कि ये ट्रक है, कि ये ठेला है, कि ये स्कूटर है। 2 मिनट में आप में पता लग जाता है। आप घंटे और 2 घंटे का उदाहरण दे रहे थे। अब आ जाइए इस विषय पर। तीसरी बड़ी बात, कोरोना काल में मानवता का, अभी मैंने कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था, थोड़ी देर के लिए मैं भाव विभोर भी हो गया कि कितना अच्छा साहब कोरोना को लेकर के कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रही है। जिनके स्वयं के नेता छुट्टियां मनाने न्यू ईयर पे चले जाएं, जन्मदिन पे विदेश चले जाएं, हमें पता ही नहीं लग रहा है कि देश का प्रधानमंत्री तो देश के भले के लिए विदेश जाता है। जब कानपुर में आता है तो मेट्रो का उद्घाटन करने आता है, छुट्टियां मनाने नहीं आता है। और देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपनी छुट्टियां मनाने भी सरहद पे देश पे जवानों के साथ जाता है और जवानों के सरों के साथ फुटबॉल नहीं खिलवाता है कटवा करके। दूसरी अब विषय पे आता हूं मैं आपके पास कि सबसे बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस जो कोरोना के ऊपर अभी बड़े बड़े प्रवचन दे रही थी, राजस्थान सरकार ने डीजल का बिल भेज दिया था उत्तर प्रदेश सरकार को। इतनी संवेदनहीनता दिखाई कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने कि डीजल का बिल भेज दिया कि साहब हमें पैसा दे दो, पैसा। ये ना इन्हें जनता से मतलब है, ना उत्तर प्रदेश से मतलब है, ना सरकार से मतलब है, ना किसी भी कार्यकर्ता से मतलब है, इन्हें केवल पैसा से मतलब है। उन्हें चली जाए दंडी जाए साहब। तो कांग्रेस का ये पुराना चरित्र है कि दाम को पकड़ने की इनकी आदत है, पैसे को पकड़ने की इनकी पुरानी आदत है। तो पहली चीज आप ये समझ लीजिए। दूसरी चीज, अभी विकास को लेकर के बात की, मुझे एक मात्र मैंने अनुरोध किया था अपने कांग्रेसी साथी से, अपने साथी प्रवक्ता से, वो ये कि फर्रुखाबाद में हेलीकॉप्टर मिनिस्टर आदरणीय श्रद्धेय सलमान खुर्शीद साहब केंद्र में विदेश मंत्री रहे, उद्योग कारपोरेट मिनिस्टर रहे, कानून मंत्री रहे, इतने महत्वपूर्ण विभागों के रहने के बाद उन्होंने एक दूध फैक्ट्री खोली थी सकवई के पास।
ये हमारे एडिटर महोदय आपको बेहतर बता देंगे। और उसकी अगर ईंटें भी ढूंढ के अगर कोई कांग्रेसी मुझे ला दे तो मैं मान लूंगा कि कांग्रेस ने कुछ करने का प्रयास मात्र किया, करना तो बहुत दूर की बात है। मैं केवल हमने सवाल मुख्य रूप से उठाया था कि जो अभी तक की चर्चा है, अभी तक का जो समीकरण बन रहा है, लोग कह रहे हैं कि भाजपा और सपा में सीधी टक्कर, उसमें कांग्रेस कहीं खड़ी हो रही है। इस पर आप बताइए, कुल 5 मिनट हमारे पास बचे हैं, 5 मिनट बताइए कि कहीं कांग्रेस खड़ी हो पा रही है प्रियंका गांधी के सारे प्रयासों के बावजूद? कांग्रेस कहीं नहीं भाई साहब खड़ी हो रही है। उसका सीधा उदाहरण है आपके सामने कि सबसे बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता जो अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो कितना सीरियस ले रहे हैं उत्तर प्रदेश को चुनाव कर, क्योंकि प्रियंका को कितना छोड़ चले गए। आज हमारा एक नेता उस उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी स्वयं उत्तर प्रदेश के चुनाव कितना सीरियस ले रहे हैं। हाँ, बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस की बहुत जबरदस्त चुनौती भाजपा को मिल रही है, और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, उस उत्साह से और जनता के जिस तरीके से उम्मीद भरी निगाह से आप गांव-गांव जाके हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्राओं का वेलकम कर रहे हैं। ये बिल्कुल साफ सबूत है कि उत्तर प्रदेश ने इन 32 सालों में जो देखा है, जो भोगा है, अब जनता जान चुकी है, और उसमें बदलाव के लिए बदलाव जरूर होगा, और उस बदलाव की वाहक माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस बनेगी। हाँ, बताइए। क्या एक छोटे से बदलाव की मैं केवल बात करूंगा, क्या परिवारवाद के ऊपर किसी बदलाव की बात कांग्रेस करने जा रही है? क्या महिलाओं के नाम पर लुईस खुर्शीद ही महिला बचती है उनके पास, या इस तरीके की ही महिलाएं केवल है कांग्रेस के पास? आम कार्यकर्ता ठीक है, हाँ बताइए। होगी। देखिए, ये परिवारवाद या महिलाओं, इन्हें भाजपा को महिलाओं से पता नहीं क्यों इतना इनका बैर है कि आज परिवारवाद कर रहा हूँ भाई साहब, महिलाओं का सम्मान कांग्रेस से कई भाजपा करना जानती है। आप अपने प्रधानमंत्री जी को ही सवालिया निशान लगा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने 7 सालों में पहली बार उनको महिलाओं की याद आई। आप ही सोचिए, ये क्यों याद आई उनको? आज योगी जी को क्यों याद आई आशा बहुओं की? इतिहास में सबसे ज्यादा महिलाएं इस लोकसभा में जीत करके आई हैं, 2019 के चुनाव में जीत के आई हैं। सबसे महिलाएं पहली बार बनी हैं भारत के इतिहास में, पहली बार। तो इसलिए कृपया करके सवाल को घुमाएं मत, मुझे स्पष्ट जवाब दे दें अगर कांग्रेस के प्रवक्ता में हिम्मत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता में बेचारे में हिम्मत बची है। तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत हिम्मत अगर जुटा पाए कांग्रेस के प्रवक्ता तो मुझे स्पष्ट जवाब दे, क्या कांग्रेस यहां से शुरुआत कर सकती है? नहीं करेगी, ये मुझे मालूम है, क्योंकि कांग्रेस डरी है। जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, महिलाओं से आज ये प्रियंका गांधी ने जो ये मुद्दा उठाया महिलाओं का, आज इसी की वजह से आज प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को महिलाएं याद आ रही हैं। लेकिन महिलाएं भूली नहीं है कि किस तरीके से योगी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बाहर लड़कियों पे आधी रात में नवदुर्गा में लाठी चलवाई थी, और वो भी पुलिस से चलवाई थी। किस तरीके से आशा बहुओं पे लाठीचार्ज कराया गया, ये महिलाएं भूलेंगी नहीं। किस तरीके से उनको मानदेय बढ़ाने की बात की जा रही है, बार बार महिलाएं उन दिग्विजय सिंह की पार्टी को कांग्रेस आगे बढ़ती है। तो मुझे ना और नहीं आता तो मतगणना याद कर लीजिएगा, गोपाल कांडा कांग्रेस याद कर ले कि कितना बड़ा महिला सम्मान करती है। ये मुझे लगता है जागरूक बनिए और भाजपा के खिलाफ खड़ी होइए। आज जाके एक छोटी सी जगह है मैनपुरी में, सिरसागंज, आप पता करिए वहां पे किस तरीके से महिलाओं में वहां पे सरकारी बसों से महिलाएं नहीं आई थी, जैसे प्रधानमंत्री की रैली में होता और उनके मुख्यमंत्री के। सिरसागंज में जो महिलाएं आई थी वो स्वयं चल के अपना पैसा खर्चा करके उस रैली में प्रियंका जी की आई थी। ये बदलाव का सूचक है, इसको पहचानिए। और जाति और धर्म का चश्मा लगा के जो आप आश्वस्त हैं कि हम राम मंदिर के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, हिंदुस्तान
आज मेरी एक सवाल को प्रमाणिकता मिल गई। केवल 1 मिनट में मैं बात खत्म कर दूंगा, 1 मिनट में। आज मेरी इस बात को प्रमाणिकता मिल गई है कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, क्योंकि मैंने पूरी डिबेट में ना धर्म जाति की बात की, ना राम मंदिर की बात की, और कांग्रेस ने कई बार धर्म और जाति और राम मंदिर की बात की। आज ये दिखा रहा है सबसे बड़ी कम्युनल पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस चाहती है कि धर्म हो गया भाई साहब। आज इस डिबेट के माध्यम से ये साबित कर दिया कांग्रेस प्रवक्ता ने कि सबसे बड़े कम्युनल जातिवादी धर्मवादी धर्म के जो है बंटवारा करने वाली कांग्रेस है। क्योंकि आज मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैंने एक बार भी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, और कांग्रेस प्रवक्ता हर बार ये चाहते रहे कि ये डिबेट धर्म पर जाकर के रुके, ये राम मंदिर पर जाकर के रुके। अरे भाई साहब, राम हमारे आराध्य है और हमारे हृदय में है। आपके लिए काल्पनिक होंगे, लेकिन मुझे गर्व है कि भगवान राम हमारे आराध्य है। तो मुझे नहीं लगता है अरे भैया, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, सवाल के बाद आ रहा हूँ। जब आपने इतने बार पूछा है मुझे, तो मैं उसका जवाब देता हूँ आपको। लेकिन आप भला नहीं होने वाला, आपका राम को काल्पनिक कहने वालों का कभी पता नहीं होगा। आप लिख के रख लीजिए, आप स्टैम्प बतौर लिख के रख लीजिए कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस पहले से ज्यादा नीचे जा रही है। लिख के रख लीजिए आप। ठीक है, बताइए। हाँ, आपने भाजपा का जो भी गीत बनाया गया है, वो भी आप उसको भी नकार रहे हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जो तय किया एजेंडा का, उसको आप नकार रहे हैं। तो और ये कह रही है जो राम आए हैं हम उनको लाएंगे। ये उत्तर प्रदेश जनता कह रही है लाए हैं उनको लाएंगे, जो राम को काल्पनिक उनको भगाएंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, जो राम को काल्पनिक कहेंगे हम उनको भगाएंगे, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भाजपा का आपने नया भजन सुना कि राम के सहारे हमारी नैया चली? चली भैया, वो प्रभु है हमारे, वो प्रभु है हमारे। हम उनसे बड़े थोड़े ना है, उनके दास है चरणों के। भगवान राम के चरणों के दास हैं। आपके लिए भगवान राम तुच्छ हो सकते हैं कांग्रेस के लिए, लेकिन हम प्रभु के चरणों के दास हैं। तभी सन 92 में कांग्रेस ने कहा था हम अध्यादेश के जरिए मंदिर बनवाएंगे, और भाजपा ने इसीलिए विरोध किया था कि उनको राम 14 तक, तकरीबन 2014 तक, तकरीबन 14 ही साल आप सरकार में रहे, लेकिन लाए नहीं। यही कांग्रेस की कतनी कर्मनी में फर्क, यही कांग्रेस की कतनी कर्मनी में फर्क है कि कुछ है और करते कुछ है। अब सबकी कुछ बात, एक बात तय है कि जो भजन बनाया है वो राम जी के ऊपर। आप अपने विकास का गाना बनाते, आपने विकास का अपना भजन बनाया, भजन तो आ गया। पूछिए जाके उन लोगों से जिनके घर पे छत नहीं होती थी, आज पूछिए उन लोगों से जो इलाज के लिए अपना घर बेच देते थे, आज उनके पास हेल्थ कार्ड है। पूछिए उन लोगों से। लेकिन आपको आपके आंखों और चश्मों से विकास नहीं दिखेगा, और मुझे दिखाना भी नहीं है कांग्रेस के लोगों को विकास मुझे उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाना है और देश की जनता को दिखाना है। वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की पूंजी है, और दिखा रहे हैं। आपके यहाँ कार्यकर्ता उपयोग की वस्तु है और उपभोग की वस्तु है। हमारे कार्यकर्ता हमारा सम्मान है। यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। इसीलिए आप अपने शीर्ष नेतृत्व का एजेंडा जानिए पहले कि एजेंडा क्या है चुनाव में। उत्तर प्रदेश में जो उनका भजन है वो क्या है, आप उसको करते हैं। हम एजेंडा नहीं करते, आप उत्तर प्रदेश नीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एजेंडे पे ही चुनाव। चलिए, आज की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए विवेक जी का और विकास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।